एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है। एक नमस्कार, स्वागत है आप सबका डे न्यूज में। मुजफ्फरपुर जिले के तमाम गतिविधि और ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं शिवा। लेकिन खबरों को आगे बढ़ाए या करें उसका विस्तार, उससे पहले आज की अहम सुर्खियां। जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या हुई 7। थानेदार सहित 2 पुलिस अधिकारी को एसपी ने किया निलंबित। घटना के बाद से सियासत भी हुई तेज। मृतकों के घर पहुंचे पप्पू यादव। परिवार को आर्थिक मदद पहुंचाने के साथ नीतीश कुमार पर किया जमकर हमला। कहा बंदी के बावजूद हर जगह मिल रहा है शराब। और अपने कार्यकाल में तीसरी बार अविश्वास प्रस्ताव बचाने में असफल रहे मेयर सुरेश कुमार। बैठक में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों रहे अनुपस्थित। अब आइए आपको बता देते हैं आज की खबरों को विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सरैया में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है। घटना के बाद पूरा गांव सन्न है। एसएसपी जयंत कांत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरैया थानेदार रविंद्र कुमार समेत 2 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है। इधर इस मामले में अब सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गांव में जाकर परिजनों से मुलाकात की, तो दूसरी तरफ बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के नेताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राजद नेताओं ने कहा कि शराबबंदी नहीं है, शराबबंदी होती तो सड़क किनारे देख लीजिए शराब के कितनी बोतल मिलेंगे। शराब बंद के नाम पर खुलेआम शराब की बिक्री करा रहे हैं। मुख्यमंत्री को तो रिजाइन कर देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, लेकिन उनका तो नैतिकता ही मर चुका है। ये जो शराब से मर रहा है, इसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी डबल इंजन की सरकार की जाती है। सरकार से ये सवाल होता है कि आखिर बिहार में शराब पीने से लोग मर क्यों रहे हैं। शराब जब पूर्णतः बंदी है तो बिहार में शराब आ कहाँ से रहा है। और ये लगातार जो है कि शराब का बड़े बड़े खेप यहाँ पर आ रहे हैं और इस पर रोका नहीं जा रहा है, रोकने के नहीं कारण है। और इसके अलावे बहुत जगह पर स्प्रिट वाला शराब जो बनाया जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, इसमें प्रशासन और सरकार दोनों फेलियर है और दोनों को मिला जुला यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर बहुत बड़े पैसा का खेल चल रहा है, अनऑथराइज तरीके से पैसे की उगाही का काम चल रहा है। शराबबंदी है सरकार के कानून में,
और सरेआम शराब बिक रहा है उनके द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा। और उसके अलावे ये जहरीली शराब बन रही है। पुलिस कहाँ है? सरकार क्या कर रही है? किसी को खोज नहीं है। गरीब बेबस होकर के जीवन यापन के लिए वो चुप चोरी से शराब बना के बेच रहा है। ये बहुत अन्याय की बात है। कहाँ है आपकी शराबबंदी? क्यों बना रहा है? क्यों वो गरीब भूखमरी में शराब बनाने के लिए मजबूर हुआ और वो मर गया? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि इनकी सरकार में सिर्फ सरकार का पैसा जो आता वहाँ से एक्साइज ड्यूटी, उसको भी इन्होंने मार दिया, सरकार का पैसा भी मार दिया। उससे अन्य विकास के काम होती, वो भी मर गया, गरीब भी मर गए। और इनका माला माल हो गया इनका पुलिस विभाग, और इनका सब हिस्सा पहुंचाने का काम करता है नीतीश की सरकार में। जो शराबबंदी का दावी करते हैं, खुलेआम शराब बिक रहा है। रोड किनारे, मेरा यहाँ पे कॉलेज है, मार्केट है, मंदिर है, रोड किनारे हर रोज़ सुबह 10-20 बोतल शराब के खाने पीने वाले या जो लोग भी हैं पी के फेंक के चले जाते हैं। कहाँ है शराबबंदी? कहाँ है इनकी सरकारी कानून, इनकी सरकारी व्यवस्था और इनकी पुलिस प्रशासन? तो ये सब भी, सारी बात जनता को धोखा देने का काम लगातार ये कर रहे हैं शराबबंदी के नाम पर। जहरीली शराब एक पहलू है शराबबंदी का। अगर शराबबंदी ना होती तो जहरीली शराब की भी नौबत नहीं आती। और शराबबंदी सिर्फ कानूनी तौर पे है, सामाजिक तौर पे कहीं भी शराबबंदी है नहीं। एक पैरेलल इकॉनमी शुरू कर दिया है सरकार ने, एक काला कारोबार शुरू करवा दिया है। सारा पैसा सरकार के खाते में जाता है। सरकार कहने का मतलब है निजी खाते में जाता है, पार्टी के निजी खाते में आता है। सरकार का भी जो रेवेन्यू था वो भी कम हो गया है और इसका सारा का सारा झेलना पड़ रहा है जनता को। वो जो लोग शराब पहुंचाने के काम में लग रहे हैं, जो सभ्य लड़के थे, जो गरीब लड़के थे, उनको भी इसी काम में धकेल दिया गया सरकार के द्वारा। और एक पैरेलल इकॉनमी खड़ा कर लिया है सरकार ने, एक काला कारोबार खड़ा कर लिया है, जिसके मार्फत वो पुलिस को अपना हथकंडा इस्तेमाल करके समाज को दबाने का काम करता है। और इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। ये जहरीली शराब वाली कार्रवाई यहाँ के प्रशासन को और यहाँ के सरकार को, उसके अगर रीजन में हो रहा है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है और इनको अपने इसकी जिम्मेदारी मानते हुए इनको तो इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये सिलसिला तो लगातार चल रहा है। नीतीश कुमार जी ने जो ये कानून जो बनाए हैं, ये कानून सिर्फ अपने पीठ थपथपाने के लिए और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और जो मासूम जनता है उनकी हत्या करने के लिए ये कानून बनाए हैं। और इस कानून पर कोई अमली जामा नहीं है, इसलिए कि जहरीली शराब से जो लोग, जो 6 लोग मरे हैं, उसकी हम कड़ी निंदा करते, कड़ी निंदा के साथ हम इस पर शोक व्यक्त करते हैं। और नीतीश कुमार जी से ये सवाल करते हैं कि आप कितने बेकसूर हो, कितने को जो है यतीम बनाइएगा, कितने को आप विधवा बनाइएगा, कितने, जबकि अगर आप कहते हैं कि हमारा शराबबंदी सफल है, तो फिर सफल अगर है तो फिर ये कितने बेकसूर बेबस मजबूर जो है, जो जहरीली शराब पीने से मरते हैं, इसका जो हत्या जो ये, इसको तो हम डायरेक्ट वे में आपको कहते हैं कि इसका हत्या का जो कारण आप हैं और इन तमाम हत्या का जो है समझिए हत्यारोपी आप ही हैं, इसी नीतीश कुमार जी जो है। और हमारा ये कहना है कि ये नीतीश जी जो है ये झूठा ढकोसला, झूठा, जबकि अगर शराबबंदी सफल आपकी होती तो इतनी तमाम आए दिन हम लोग सुनते हैं पेपर में, खबर में, आप लोगों के माध्यम से हम लोग को मिलता है कि 4 लोग वहाँ मर गए, 5 लोग वहाँ मर गए। मुजफ्फरपुर के सरैया के रुपौली गांव में जहरीली शराब पीने से 7 की मौत के बाद शनिवार को जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव गांव में पहुंचे। पप्पू यादव मृतक मुन्ना सिंह, अवनीश सिंह व धीरेश सिंह के घर भी गए, जहां उनके परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना भी दिया। साथ ही कहा कि वे ताउम्र उनके परिवार के गार्जियन बनकर सेवा और रक्षा करेंगे। पप्पू यादव ने मृतकों की बेटियों के खातों में 25-25 हजार रुपए जमा कराने का आश्वासन भी दिया। पूर्व सांसद 1 घंटे से ज्यादा तक गांव में रहे और ग्रामीणों से घटना के बारे में जानकारी भी ली। इधर मीडिया से मुखातिब
होने पर पूर्व सांसद ने बिहार में शराबबंदी पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि कौन शराब नहीं पीता, यह कैसा प्रतिबंध है जिसमें लोग शराब पीकर मर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। पप्पू यादव ने कहा कि माफिया पर पुलिस को और कठोरता से वार करना होगा ताकि वे इस प्रकार के जघन्य अपराध नहीं करें। जैसा कि आपको मालूम है कि बुधवार की रात रुपौली में धीरेश कुमार सिंह उर्फ गोल्टू के घर पर शराब पार्टी हुई थी। इसमें शामिल 6 की मौत गुरुवार शुक्रवार को हुई। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। सबसे पहली बात, कोई भी गाड़ी खराब होती है तो उसको ठीक किया जाता है। कोई भी विचारधारा यदि अपरिपक्व होता है तो एक नई विचारधारा का समावेश होता है। गवर्नमेंट यदि कोई कैबिनेट डिसीजन लेती है और फिर वो आम आदमी के हित में नहीं होता है तो फिर नए डिसीजन के साथ, नए अप्रोच के साथ आगे लोग बढ़ते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार ने एक निर्णय ली है। मैं ये मानता हूँ कि गांधी की थ्योरी गुजरात में लागू नहीं हुई। शराब, जिस पर गांधी की कल्पना थी शराब नहीं होने की, उस वक्त कितनी फैक्ट्रियां थी। आज पूरी दुनिया ड्रग्स और हथियार पर टिकी हुई है। अब पूरा का पूरा भारत की जो सबसे बड़ी रेवेन्यू है वो ड्रग्स और शराब है। अब जहां जहां जिस स्टेट में शराब को बंद किया गया, सभी जगह फ्रीडम दी गई और उसके अप्रोच को चेंज किया गया। जब आपको 7 साल, 8 साल, 10 साल शराब बंद किए हो गया और आपने निर्णय लिया था कि कैबिनेट डिसीजन हुआ था जो प्रॉपर वे में आप एक लॉ लाए, तो उसमें आपने स्पष्ट कहा था कि जब कहीं शराब मिलेगा। मुजफ्फरपुर के मेयर सुरेश कुमार अपने कार्य अवधि में तीसरी बार लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को बचाने में विफल रहे। शनिवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनके खिलाफ 25 निगम पार्षदों के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया गया, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 34 और विपक्ष में 4 मत मिले। एक मत रद्द घोषित किया गया, जिसके आधार पर महापौर सुरेश कुमार को पुनः कुर्सी गंवानी पड़ी। मतदान के दौरान वार्ड 1, 5, 6, 11, 19, 20, 26 और 32 के निगम पार्षद सदन में अनुपस्थित रहे, जबकि वार्ड 30 की मंजू देवी ने तबीयत खराब होने के कारण मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इसके पहले वार्ड संख्या 42 की निगम पार्षद अर्चना पंडित की अध्यक्षता में अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक शुरू हुई, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के पूर्व चर्चा में निगम पार्षदों ने नगर को एक सुयोग्य महापौर दिए जाने पर बल दिया। साथ ही कहा कि सशक्त अस्थायी समिति का गठन हो जो शहर के विकास में सतही स्तर पर काम करे और शहर वासियों को गंदगी, कचरा एवं जल जमाव से मुक्ति दिलाए। चर्चा के पश्चात अध्यक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का प्रस्ताव भी रखा, जहां महापौर सुरेश कुमार 4 के मुकाबले 34 मतों से पराजित घोषित किए गए। बैठक में महापौर सुरेश कुमार और उप महापौर मानवर्धन शुक्ला अनुपस्थित रहे। इस दौरान नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रे समेत अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। के अनुसार आज माननीय महापौर महोदय जिनके ऊपर अविश्वास आने वाला था तो वो मौजूद नहीं थे। इसके मतलब ये में फिर सदन ने सभी वार्ड पार्षदों के द्वारा मुझे आज की अध्यक्ष करने का मौका मिला, इसलिए मैंने अध्यक्षता की और चुनाव हुआ, वोटिंग हुए, जिसमें 34 मत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे रहे अविश्वास प्रस्ताव? शहर का विकास नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनके ऊपर जो केस मुकदमा था, उनका घोटाला था, वही सब के कारण पार्षद नाराज थे। शहर का विकास नहीं हो रहा था, इसकी वजह से यही सब था। अविश्वास आज की बैठक में कुल 39 मत पड़े, जिसमें से 34 पक्ष में थे और 4 विपक्ष में थे। एक मतपत्र रद्द हो गया, तो उसके बाद सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। मेयर सुरेश कुमार का कहना है कि हम जब शपथ ग्रहण नहीं लिए तो हम लोग के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया गया, क्या कहना है? जी, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
बार फिर से नया पद दिया जी अगली मतदान की तिथि कब तक से निश्चित होने की संभावना है? नहीं, इसके उपरांत जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज की बैठक का परिणाम संसूचित किया जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन से और नियमानुसार कार्रवाई के लिए अनुरोध किया जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन से। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण शनिवार को पूरे लाभ लश्कर के साथ SKMCH पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना संक्रमण के तृतीय चरण से बचाव को चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित 100 बेड के कोरोना वार्ड का उद्घाटन भी किया। इसके बाद मुख्य सचिव भाभा कैंसर रिसर्च सेंटर पहुंचे और निरीक्षण के बाद पुनः SKMCH आए, जहां उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्राचार्य डॉक्टर विकास कुमार एवं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर BS झा से कुछ आवश्यक जानकारियां भी ली। बाद में मुख्य सचिव सदर अस्पताल आए, जहां टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। फिर मातृ शिशु वार्ड गए और सामान्य वार्ड का भी गहन निरीक्षण किया। इसके पश्चात मुख्य सचिव सदर अस्पताल में भी स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारियों के संग बैठक कर कोरोना के तीसरे फेज से निपटने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी ली। कैंसर हॉस्पिटल देखने आए थे और वैक्सीनेशन का प्रोग्राम यहाँ देखने आए थे। हॉस्पिटल का ज़रा जनरल हालचाल तो दिखाई दे रहा है, फिर अंदर में मरीजों का जो है वो तो है, और हम अपने अधिकारियों से बात करने के लिए यही है। मुजफ्फरपुर जिले के मड़वन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकारी अस्पताल के OT ऑपरेशन थिएटर से कुत्ता OT में उपयोग कपड़ा लेकर बड़े आराम से निकला, लेकिन अस्पताल कर्मियों की न तो इसकी भनक लगी और न ही देखना उचित समझा। ऐसे में मुजफ्फरपुर के सरकारी अस्पताल में नवजात शिशुओं की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल है। तमाम वाकया का वीडियो वायरल होने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है, जिसके बाद पूरे मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर विनय शर्मा ने कहा कि एक वीडियो सामने आया है जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है। PHC प्रभारी को इसके लिए निर्देशित भी किया गया है। जांचोपरांत जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। वो बरामदे पर कुत्ता दिख रहा है, अभी मैंने तुरंत देखा है वो वीडियो को। एक कुत्ता दिख रहा है, लाल कपड़े को घसीटते हुए वो ले जा रहा है। अब वो जो है कहना मुश्किल है कि वो वास्तव में किसी ने वहाँ फेंक दिया या बाहर वार्ड से लेकर के आया। मैं इसकी जांच करवा लेता हूँ, अगर प्रभारी से मैं पूछ रहा हूँ उसको कि क्या बात है, और कोई अगर दोषी है तो उस पर अविलंब कार्रवाई करें। IIT की परीक्षा में पहले प्रयास में 17 वर्षीय छात्र आदर्श कुमार ने 2589 रैंक प्राप्त किया है। इसी उपलक्ष्य पर शनिवार को अखाड़ा घाट रोड स्थित गामा क्लासेस परिसर में निदेशक रवि प्रकाश के द्वारा उपहार देकर आदर्श कुमार को सम्मानित किया गया। साथ ही निदेशक द्वारा समारोह में उपस्थित छात्र छात्राओं को उनके करियर के प्रति कई सुझाव भी दिए गए। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों से गामा क्लासेस के छात्र और छात्राएं IIT, नीट, मेडिकल और फाउंडेशन की परीक्षा में अनवरत सफलता पाई है। वहीं निदेशक रवि प्रकाश ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से छात्र छात्राओं में उत्साह उत्पन्न होता है, जिससे अपने भविष्य के प्रति जिम्मेवारी के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हर वर्ष हमारी संस्था के छात्र छात्राएं परीक्षा में अनवरत सफलता प्राप्त करती है। ये था कि हम बच्चों में ये एक मोटिवेशन लाना चाहते थे, ताकि देखिए बहुत सारे बच्चों के अंदर क्या होता है, इवन टैलेंट रहते हुए भी वो एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं और सही गाइडलाइन नहीं मिलता, जिसके कारण वो क्या होता है कि सही ट्रैक पर नहीं हो पाते। इवन उनके पास टैलेंट बहुत सारा होता है। तो इसलिए हम चाहे कि बच्चों जब आदर्श कुमार का जिनका IIT में सिलेक्शन हुआ है, हम चाहे बच्चों के साथ उनका रूबरू कराएं, ताकि बच्चे उनसे बात करें, तब वो मोटिवेट होंगे कि जब इसी हमारे ही कोचिंग से अब इसी सोसाइटी से ये बच्चा IIT में सिलेक्शन ले सकता है, तो हम क्यों नहीं ले सकते हैं। तो हमारे एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं हम कि मुजफ्फरपुर में जो भी बच्चे हैं जो इवन 7 से स्टार्ट कर रहे हैं, अपने यहाँ 7 से कल्चर हम स्टार्ट करते हैं, तो 7 से लेकर अप टू 12 तक जो और इवन कंपटीशन भी, उसमें सारे कम्पिटिटिव लेवल पढ़ाई होता है, क्योंकि एक हमारा जो संस्था है वो ग्रुप ऑफ NITian के द्वारा चलाया जा रहा है, और बीइंग एन SDO हम ये इस चीज़ को रन कर रहे हैं अभी। तो मेरा एक मेन मोटिव है कि ताकि इस सोसाइटी में बच्चे अच्छे से अच्छे जगह जा सकें, अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे कॉलेजेस में जा सकें, टॉप कॉलेजेस में जा सकें,
डिफरेंट कंपटीशंस एग्ज़ाम में, बड़े बड़े कंपटीशंस एग्ज़ाम में जा सके, तो उनका फाउंडेशन अभी से तैयार करना होता है, जो कि आज हम दिखा रहे हैं आपको कि ये आदर्श कुमार जो है इसमें फाइनली ये सिलेक्शन जो लिए हैं, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है बाय द टीम ऑफ गामा क्लासेस। रियली हम लोग आज बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, जो कि हमने आज इनको एक प्राइज़ से संबोधित भी किया और सारे बच्चे उसमें अवेलेबल थे, जो आपको ई पिक में दिख भी रहा होगा कि हाँ सारे बच्चे बैठे हुए हैं और इसका एक सब लोग बहुत सिंसियरली बातों को सुन रहे हैं और वो एक बहुत अच्छे मोटिवेट भी हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे उनके बाद आए, हमसे मिले भी कि सर किस तरह से ये भैया तैयारी की है, कितना देर पढ़ते थे, वो सारी बातें आगे किए थे। देखिए ये एक मोटिवेशन था, जो मेरा मेन मोटिव था वो हुआ, बच्चे उससे मोटिवेट हुए, तो यही मेरा मेन मोटिव है। और हम यही कहेंगे कि ये बेस्ट कोचिंग का आप लोग इसका पार्ट बनिए और बेहतरीन से बेहतरीन अपना लाइफ बनाइए और एक सही ट्रैक पर आप अपनी लाइफ को लेकर आइए। और उन सारे पेरेंट्स से भी मेरा यही अनुरोध होगा कि वो अपने बच्चों को यहाँ एक बार ज़रूर लेकर आएँ और अपने बेस्ट कोचिंग, बेस्ट इंस्टीट्यूट का एक पार्ट बने और वहाँ से अपने लाइफ को सक्सेस बनाएँ। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक रिटायर्ड स्टाफ यूनियन के द्वारा शनिवार को कलमबाग चौक स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय के परिसर में एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं धरना को संबोधित करते हुए प्रदीप कुमार मिश्र ने कहा, रिटायर्ड साथियों की समस्याओं को प्रबंधन गंभीरता से नहीं ले रही है। रिटायर्ड साथियों के 11वें द्विपक्षीय वेतन समझौता के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण, पूर्व में सेवांत लाभ का भुगतान के अवकाश, नकदीकरण का अंतर, ग्रेजुएट पेमेंट का अंतर भुगतान नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि पीएफ खाता में जमा राशि को जो प्रधान कार्यालय में जमा था उस पर पीएफ विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। महासचिव के द्वारा बार प्रबंधन को स्मारित भी किया गया, लेकिन प्रबंधन के नज़रों में यूडीजीवी के रिटायरीज की कोई अहमियत नहीं रह गई है। साथ ही प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर लंबित मांगों को लागू नहीं की जाती है तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के रिटायरीज आंदोलन को और अधिक तेज करेंगे। 1/11/2017 से 11वां द्विपक्षीय समझौता लागू हुआ और 1/11/2017 के बाद जो साथी रिटायर हुए उनके पेंशन का निर्धारण अभी पुराने दर पर ही चल रहा है, जबकि जब अब बैंक में 11वां द्विपक्षीय समझौता लागू हो गया उसके अनुसार वर्किंग स्टाफ का वेतन पुनरीक्षित हो गया, तो फिर अभी तक जो है रिटायरीज को इससे वंचित क्यों किया जा रहा है। हम लोग लगातार इसके लिए पत्राचार कर रहे हैं और इसके बावजूद भी प्रबंधन के नज़रों में हमारी इस मांग की कोई अहमियत नहीं है। 1/11/2017 के बाद जो लोग रिटायर किए उनका जो है लीव इनकैशमेंट का, ग्रेच्युटी का, सुपरएनुएशन बेनिफिट का, यह सब जो है बाइपर्टाइट के अनुसार डिफरेंस जो है वह भुगतान किया जाना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि 100 से अधिक लोग हमारे आज के धरना में शामिल हुए हैं। यह टोकन हमारा धरना का कार्यक्रम था, अभी वार्ता चल रही है। अगर सकारात्मक वार्ता नहीं हुई तो हम लोग इस बार जो है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक प्रबंधन को इस बात को समझा देंगे कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के रिटायरीज जो हैं वह मूक दर्शक नहीं रहेंगे, अपनी मांगों के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। आगामी दीपावली और छठ पूजा में साफ सफाई, यातायात प्रबंध एवं अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के मद्देनजर शनिवार को जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। बैठक के पश्चात उन्होंने दीपावली से पहले शहर की सफाई और छठ घाटों के निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश निगम के अधिकारियों को दिया। देखिए, आगामी आने वाला पर्व दिवाली, छठ तथा अन्य पर्वों में विधि व्यवस्था संधारण, यातायात की व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा साफ सफाई को लेकर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभा कक्ष में एक बैठक हुई, जिसमें नगर निगम के प्रतिनिधियों के साथ साथ सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी उपस्थित हुए। इस बैठक में मुख्य रूप से दिवाली तक निर्देश दिया गया कि दिवाली तक सभी नदी घाटों की साफ सफाई सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जो नदी घाट हैं उनकी सूची भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ये भी आदेश दिए गए। इसके अलावा पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा, ये तैराकी पर भी प्रतिबंध रहेगा, निजी नाव पर प्रतिबंध रहेगा, निजी नाव परिचालन पर, और इसके लिए दोनों एसडीओ को इस मामले में सख्त निर्देशित उनको किया गया है कि इसको सुनिश्चित कराएंगे। कुल मिला जुला कर के आज के बैठक का सार ये रहा
कि छठ, दिवाली तथा अन्य जो भी पर्व आएंगे उसमें यातायात व्यवस्था नियंत्रण हेतु, घाटों और शहर की साफ सफाई हेतु तथा विधि व्यवस्था संधारण हेतु पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। भले ही मुंह से बोल और कान से सुन नहीं पा रहे हैं, मगर अपने हुनर से बुलंदियां छूने का जज्बा भरपूर है। खुद के जीवन के इस अंधेरे को दरकिनार कर मुकबधीर बच्चे दूसरे के जीवन में उजाला ला रहे हैं। गौशाला रोड स्थित एक मुकबधीर स्कूल के बच्चे दिया बनाकर दूसरों की दीपावली रोशन करने में जुटे हैं। पिछले 6 सालों से वे दीपावली के 15 दिन पहले से दिया बनाकर गरीब और जरूरतमंदों को दे रहे हैं। इस बार भी इन बच्चों ने दिया बनाना शुरू कर दिया है। विद्यालय के संचालक संजय कुमार ने बताया कि मुकबधीर बच्चों को हुनरमंद बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करने के उद्देश्य से उन्होंने समय समय पर विभिन्न चीज़ों का प्रशिक्षण दिलाया जाता है। दीपावली पर दीप बनाने का बच्चों को ट्रेनिंग दिया गया है। ये मुकबधीर दिव्यांग बच्चे हैं जो हमारे संस्थान में ये लोग रह के पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होता है जिसे हुनरमंद बनाने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। अभी सामने में भी दीपावली आ गया था और हम सभी जानते हैं कि दीपावली दीपक का त्यौहार है, तो इसको देखते हुए हमने यहाँ के बच्चों को दीपक डिजाइनर दीपक बनाने का ट्रेनिंग दिए हैं। इससे पहले भी दिए थे, मतलब हर साल देते आए हैं, मतलब तकरीबन 6-7 साल से यह सिलसिला चलता है। लेकिन इधर 2 साल कोरोना में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया इसलिए नहीं हुआ था, लेकिन फिर से इसको हम स्टार्ट किए हैं और हमारे यहाँ के बच्चे को इस तरह का दीपक बनाने, डिजाइनर दीपक बनाने का ट्रेनिंग देते हैं और कहीं से भी ऑर्डर आता है तो उसको हम लोग संस्था की तरफ से वो वहाँ ऑर्डर फुलफिल कराते भी हैं। आरबीबीएम कॉलेज में शनिवार को छात्राओं ने इको फ्रेंडली दिवाली का संकल्प लिया। प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने पटाखों से निकलने वाली हानिकारक गैस और उनसे होने वाले नुकसान के बारे में बताया। इस दौरान एनसीसी के कैडेटों के द्वारा दीपक सजाओ प्रतियोगिता हुई। उन्होंने हाथों में दीपक लेकर पटाखों का प्रयोग न कर स्वदेशी दीपकों के साथ पर्व मनाने का संदेश दिया। आज रामवृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय की तमाम शिक्षिकाओं ने, हमारे शिक्षक भाइयों ने और शिक्षकेतर सहयोगीगण हैं, हमारे एनएसएस और एनसीसी की छात्राएं हैं, सब ने इको फ्रेंडली दिवाली मनाने का संकल्प लिया है। दिवाली हमारी आस्था का एक पर्व है, प्रकाश का पर्व है। प्रकाश से सब कुछ जगमगाए, लेकिन हम सरसों तेल का दिया जलाएं इस अवसर पर, वैसे पटाखे चलाएं जो किसी भी तरीके से खतरनाक ना हो और चाइनीज़ लाइट्स का हम बहिष्कार करें और साथ ही हम मिट्टी तेल के दिए न जलाएं, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम कई दीपावली मना सकेंगे। अगर हम पर्यावरण को दूषित करेंगे तो हो सकता है कि ऐसी बीमारियां हो कि किसी की ये आखिरी दिवाली हो या आने वाली दिवाली आखिरी दिवाली हो। इसलिए हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, तेल के दिए जलाएंगे और मिठाइयों में भी हमारी छात्राओं ने, हमारे शिक्षकों ने, सब ने लोगों को आगाह किया है कि घर की बनी मिठाइयाँ खाएं, शुद्ध मिठाइयाँ खाएं और स्वस्थ रहकर दीपावली मनाएं। तो ये थी मुजफ्फरपुर जिले की तमाम नई ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन कल हम फिर हाजिर होंगे शहर की नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और हमारे न्यूज़ टीम को दी इजाज़त। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल,
सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।